वो लगभग 40-41 साल का आदमी था। मैंने उसे बहुत मना किया लेकिन वो एक नहीं माना। जब मुझे खुद को बचाने का वहाँ कोई रास्ता नजर नहीं आया तो मैंने वहाँ पर रखा हुआ मिट्टी का घड़ा उठाया और उसके सिर पर फोड़ दिया, जिससे उसे काफी चोट लग गई और वह हड़बड़ाता हुआ वहाँ से निकल गया और बाहर आकर चंदा रानी को गंदी गंदी गालियां देने लगा। बस फिर क्या था, चंदा रानी और उसके आदमियों ने मुझे तब तक मारा जब तक मैं बेहोश नहीं हो गई। तुलसी, यह तो बस एक शुरुआत थी, अब तो यह रोज का सिलसिला हो गया। चंदा रानी के आदमी रोज मेरे लिए एक नया ग्राहक लेकर आते और रोज ही कुछ न कुछ बवाल हो जाता, जिसके बाद मुझे अंधाधुंध मार पड़ती। लेकिन मुझ पर भी अपनी इज्जत को बचाने का ऐसा भूत सवार था कि मुझे वह मार खाना बर्दाश्त था, लेकिन अपनी इज्जत से हाथ धोना नहीं। मुझे खाना नहीं दिया जाता था बल्कि भूखे पेट एक कमरे में बंद रखा जाता था और वह कमरा सिर्फ तभी खुलता जब कोई ग्राहक आता था। लेकिन फिर मैं भी खुश थी क्योंकि मेरा दामन अभी भी पाक साफ था। लेकिन धीरे धीरे करके मेरा चेहरा मुरझाने लगा और चंदा रानी मेरी जो कीमत वसूलना चाहती थी वो कोई भी देने को तैयार नहीं था। मुझ पर खुद की इज्जत को बचाने का भूत सवार था तो चंदा रानी पर मेरी जिद तोड़ने का। उसे लगा कि मैं इस तरीके से नहीं मानूंगी तो उसने से बहुत ही घटिया तरीका अपनाया। वो समझ चुकी थी कि वो मेरी जितनी कीमत चाहती है वो तो कोई नहीं देगा, इसलिए अब उसने मुझसे पैसा कमाने के लिए दूसरा रास्ता अपनाया। एक दिन उसने अपने 3 से 4 आदमियों को मेरे कमरे में भेज दिया। उन तीनों को वहां देखकर मेरी रूह तक कांप गई। फिर वो तीनों मेरे ऊपर भूखे भेड़ियों की तरह झपट पड़े। उस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ 15 साल की थी और वो हट्टे कट्टे जवान मर्द, वो भी 3। मैंने खुद को उनसे छुड़ाने की बहुत कोशिश की, बहुत हाथ पांव मारे, लेकिन सब बेकार। मैं चीखी चिल्लाई रोई, लेकिन किसी ने भी मेरी चीख और पुकार नहीं सुनी, मेरी तकलीफ को नहीं समझा, मेरे दर्द को नहीं समझा। मेरा नाजुक सा बदन कब तक उनकी हैवानियत को बर्दाश्त कर पाता। आखिर उसने भी मेरा साथ छोड़ दिया। उन लोगों ने मेरे शरीर को तब तक नोचा जब तक मैं बेहोश नहीं हो गई, या शायद उसके बाद भी। मेरे शरीर का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा था जिस पर काटने और खरोंचने और दरिंदगी का निशान नहीं थे। उन लोगों ने सिर्फ मेरे साथ बलात्कार नहीं किया बल्कि दरिंदगी की थी, और यह सब हुआ था चंदा रानी के कहने पर। जिस इज्जत को मैं पिछले 6 महीने से बचाती आ रही थी, आज वह पल में तार-तार हो चुकी थी। वह भी इतने बुरे तरीके से कि अब ना तो जिस्म में जान बची थी और ना ही रूह में। उन लोगों ने मेरे जिस्म को नहीं बल्कि मेरी आत्मा तक को रौंद डाला। यह कहते कहते तुलसी रोने लगी और आंसू तो पत्थर जैसे यथार्थ की आंखों से भी आ चुके थे, लेकिन बस उसके आंसू उसके आंखों में ही रुके हुए थे। उसने आगे बढ़कर पानी का गिलास उठाया और तुलसी के मुंह से लगाकर उसे पीने का इशारा किया। ये देखकर तुलसी के आंसुओं की धारा और तेज हो गई, लेकिन फिर यथार्थ का इशारा पाकर तुलसी ने वह पानी पी लिया। यथार्थ उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, तुम ठीक हो तुलसी? कोई बात नहीं, अगर तुम आगे कुछ न बताना चाहो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। अरे नहीं अर्थ साहब, पहली बार तो कोई मिला है जिसके सामने मैं अपने मन पे लगे घाव को खोल रही हूँ। आज तक तो कोई जिस्म के जख्मों पर ही मरहम लगाने वाला नहीं मिला, आज पहली बार कोई मन पर मरहम लगाने वाला मिला है। तो आज मैं खुद को अपनी मर्जी से अपनी आत्मा पर लगे हुए जख्मों को दिखाना चाहती हूँ। कुछ पल खुद को शांत करने के बाद वह फिर से बोली, इस घटना के 1 हफ्ते बाद तक मुझे कोई होश नहीं था। एक तो इतनी कम उम्र, ऊपर से एक साथ 3-3 आदमियों का जुल्म बर्दाश्त करने की शायद मेरे जिस्म में ताकत ही नहीं थी। इसलिए मुझे तेज बुखार चढ़ा और मेरी हालत इतनी बिगड़ गई कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। मुझे लगा कि शायद यहाँ के डॉक्टर या फिर कोई और मेरी मदद करेगा, लेकिन सब बेकार। उसके बाद मैंने वहां से भागने की कोशिश भी की, लेकिन उसमें भी पकड़ी गई क्योंकि वह हॉस्पिटल और उसमें काम करने वाले बहुत से आदमी चंदा रानी के जानने वाले थे। इसलिए वहां से भाग पाना और मदद की आशा करना सब बेकार था, बल्कि वहां भी हम जैसी औरतों से जिस्म से खिलवाड़ ही होता था। लेकिन मेरे भागने की कोशिश में मुझे एक बार फिर से मुश्किलों में डाल दिया था, क्योंकि मेरे ठीक होते ही फिर से मेरे साथ वही दरिंदगी की गई जो पहले की गई थी। बस रहम इस बात का था कि इस बार आदमी 3 न होकर 2 थे और चंदा रानी की सख्त हिदायत थी कि मुझे ज्यादा चोट न आए। अब मुझे समझ आ गया था कि यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है।
ये वो दलदल है जिसमें एक बार कदम रखने के बाद अंदर घुसना ही एकमात्र रास्ता है। अब मैंने वहां पर आने जाने वालों पर ध्यान रखना शुरू कर दिया, क्योंकि अब मुझे कमरे में बंद करके नहीं रखा जाता था, बल्कि जिस तख्त पर चंदा रानी बैठा करती थी उस तख्त के बराबर में जमीन पर बैठाया जाता था, ताकि वहां आने जाने वालों को और वहां काम करने वाली लड़कियों को देख सकूं और समझूं कि वह किस तरीके से काम करती है और उसकी तरह काम करना सीख सकूं, और साथ में सब लोग भी यही देख सके कि वहां से भागने वालों का और चंदा रानी से बगावत करने वालों का क्या हाल होता है। वहां पर आने वाले लोगों की बातों से पता चला कि दिल्ली के जीवी रोड इलाके में हूँ। यह दिल्ली का रेड लाइट एरिया था। यहाँ से बाकायदा पुलिस को भी हफ्ता जाया करता था और अक्सर पुलिस वाले भी वहां पर अपनी गर्मी निकालने आते थे। इसलिए पुलिस में कंप्लेंट करने से भी कोई फायदा नहीं था। मैं देखती कि इस समाज के बड़े-बड़े ठेकेदार भी चंदा रानी के कोठे पर आया करते थे। जिस तरह का आदमी आता उसे उसी तरह का ट्रीटमेंट भी दिया जाता था। धीरे-धीरे करके मेरे जख्म भी भरने लगे। पहले तन के भरे, फिर मन के भी भरने लगे, क्योंकि मन के जख्मों को हरा रखकर कोई फायदा नहीं था। जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था, मैंने भी इसे अपनी नियति मान लिया था। आखिर कब तक अपनी किस्मत से लड़ सकती थी मैं जिसको बचाने की इतनी जद्दोजहद में लगी थी, जब तक उस इज्जत को बचा नहीं पाई तो फिर इस जिंदगी को बचाकर क्या करती। जान देने की भी कोशिश की, लेकिन भगवान ने यहाँ भी मेरी मदद नहीं की और चंदा रानी ने मुझे बचा लिया। चंदा रानी के कोठे पर रहकर ना तो जी पा रही थी और ना ही मर पा रही थी, तो मैंने सबसे हार कर अपनी वर्तमान की हकीकत को अपना लिया और मैं भी बाकी लड़कियों की तरह बन गई। अब तुलसी तुलसी की तरह पवित्र नहीं रह गई थी, वह तो कीचड़ की तरह मैली हो चुकी थी, या शायद उससे भी ज्यादा। मैं वहां पर सबसे कम उम्र की लड़की थी, तो चंदा रानी को सबसे ज्यादा पैसे मेरे से मिलते थे। मुझे लगता था कि यहाँ से निकलने के लिए अगर कोई रास्ता है तो वह चंदा रानी से होकर जाता है। इसलिए मैं चंदा रानी को खुश करने के लिए ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को अटेंड करने लगी, जिसकी वजह से चंदा रानी को मुझ पर बहुत ज्यादा कमाई होने लगी। धीरे धीरे उसे मुझ पर विश्वास भी होने लगा था, क्योंकि मैं अब उसकी किसी भी बात से आनाकानी नहीं करती थी। जो वह कहती थी और जिस समय कहती थी उसी समय वह काम हो जाता था। मैं यह बात समझ गई थी कि चंदा रानी को सिर्फ पैसे से मतलब है। जितनी ज्यादा कमाई होगी उतनी ज्यादा वह मेरी बात मानेंगी। पहले तो मुझे लगा कि मैं यहाँ से निकल सकती हूँ, लेकिन वहाँ के हालात तो दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे थे। एक दिन चंदा रानी के कोठे पर एक और 17-18 साल की लड़की को जबरदस्ती पकड़कर लाया गया और चंदा रानी ने उसके साथ भी वही सब करने की कोशिश की जो वह मेरे साथ कर रही थी। लेकिन उस लड़की ने मौका देखा और वहां से भाग निकली, जिसमें मैंने उसकी मदद भी की। मैं मन ही मन बहुत खुश थी। चलो किसी की तो इज्जत बची, लेकिन मुझे क्या पता था कि इज्जत बचाने के चक्कर में वह अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगी। जिस रात वह लड़की वहां से भागी उस रात मैं चैन से सोई, लेकिन मुझे क्या पता था कि अगली सुबह का उजाला भी कोई रोशनी नहीं कर पाएगा। मैं हैरान रह गई जब अगली सुबह चंदा रानी के कोठे के आंगन में उसकी लाश सफेद कपड़े में लिपटी पड़ी थी। उस दिन मैं खूब रोई और मन ही मन अपनी जिंदगी पर मंथन करने लगी। मैंने वहां से भागने का विचार त्याग दिया। अब मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, खुद को पढ़ाना और यहाँ की औरतों के साथ हो रहे अन्याय को रोकना, क्योंकि मैंने देखा कि वहां पर आई हुई बहुत सी औरतें मेरी तरह थी। किसी को जबरदस्ती या तो धोखे से लाया गया था या फिर मजबूरी में। जो लोग अपनी मर्जी से यह काम करना चाहते थे उनका तो ठीक था, लेकिन जो उनके साथ बगावत करना चाहते थे उनके साथ वो लोग जानवरों से भी बदतर सलूक करते थे, और यही बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। धीरे धीरे करके मैंने चंदा रानी का विश्वास जीतना शुरू कर दिया और उन्हें खुद की पढ़ाई के लिए मना लिया। चंदा रानी भी यह जानती थी कि अगर वह मेरी हाँ में हाँ मिलाएगी तो इस बात में उन्हें ही फायदा है और फिर मेरी पढ़ाई से उन्हें कोई नुकसान भी नहीं था। लेकिन जिंदगी में सब कुछ इतना आसान कहाँ था। मैंने पढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन फिर एक दिन वह भी आया जब मुझे कोई सेठ दिल्ली से खरीद कर मुंबई ले आया। चंदा रानी को तो शुरू से ही पैसे से मतलब था। जिसने मेरी जरूरत से ज्यादा कीमत लगाई उसने मुझे बेचने में एक पल भी नहीं लगाया। उस सेठ ने कुछ महीनों तक अपना मन बहलाया और जब उसका मुझसे मन भर गया तो
तो उसने मुझे लाकर हीराबाई के पास बेच दिया। हीराबाई और चंदा रानी में कोई फर्क नहीं था। यथार्थ, जो काफी देर से तुलसी की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था, उसने फ्रिज से 2 बियर की कैन निकाली और एक तुलसी के हाथों में थमाते हुए बोला, तो क्या हीराबाई भी वैसी ही थी जैसी चंदा रानी थी? क्या यहाँ आकर तुम्हारी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया? तुलसी ने यह बियर की कैन झट से खोली और एक घूंट में सारी की सारी खाली कर दी। यथार्थ उसे ऐसे देखकर बहुत हैरान हुआ और बोला, यार तुलसी, यह क्या था? तुम तो एक ही झटके में सारी पी गई। तुलसी, जब दिल में गुस्से के शोले भड़क रहे होते हैं न अर्थ साहब, तो उसे कुछ हद तक ठंडक पहुंचाने में बहुत मददगार साबित होती है। यथार्थ अपने मुंह से बियर की कैन लगाते हुए बोला, कह तो सही रही हो, लेकिन यह सब छोड़ो, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना है, इसलिए मुझे बताओ कि मुंबई आकर तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ होगा। तुलसी ने एक गहरी सांस भरी और बोली, कुछ खास नहीं, वही सब हुआ जो पहले दिल्ली में होता आया था, लेकिन हाँ, यहाँ आकर मेरा नाम जरूर बदला। अब तुलसी तुलसी ना रहकर ताहिरा जान हो चुकी थी, हीराबाई के कोठे की शान ताहिरा जान। लेकिन अब मैं इस दलदल में रहना सीख चुकी थी। मैंने हीराबाई को भी अपने विश्वास में लिया और यहाँ रहकर भी अपनी पढ़ाई जारी रखी। जो मैं चाहती थी वह हीराबाई करती थी और जो हीराबाई चाहती थी वो मैं करती थी। यथार्थ, तो क्या मुंबई आने के बाद तुमने वहां से निकलने की कभी कोशिश नहीं की? तुलसी, नहीं, कभी नहीं। यथार्थ, लेकिन क्यों? तुलसी, वहां से निकलकर जाती कहाँ अर्थ साहब? एक वेश्या के लिए इस दुनिया में उसके कोठे के अलावा कोई जगह नहीं होती। यथार्थ उस पर नाराजगी जताते हुए बोला, स्टॉप इट तुलसी, पहले तो ये खुद को बार बार वेश्या कहना बंद करो। तुलसी यथार्थ की बात पर हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अच्छा ठीक है, मैं नहीं कहती, लेकिन क्या मेरे ये ना कहने से मेरी हकीकत बदल जाएगी? तुलसी ने सवालिया निगाहों से यथार्थ को देखा तो यथार्थ बोला, अगर नहीं भी बदलेगी तो भी क्या जरूरी है खुद को बेइज्जत करना? तुलसी ने एक गहरी सांस भरी और बोली, जब यही हमारी असली पहचान है तो फिर इसे अपनाने में बेइज्जती कैसी? जानते हैं अर्थ साहब, कोई भी लड़की अपनी खुशी से वेश्या नहीं बनना चाहती, लेकिन इस समाज में कुछ इतने अच्छे लोग भी हैं जो हमें वेश्या बनाने में मजबूर कर देते हैं। सब लोग हमें बुरा कहते हैं, हमें हीन दृष्टि से देखते हैं, लेकिन उन लोगों को तो कोई कुछ नहीं कहता जो हमें यहाँ लेकर आए हैं। दिन में अगर हमसे कोई भी छू भी जाए तो ऐसे देखते हैं जैसे किसी गंदी चीज से छू गए हो, और रात को वही लोग आकर हमसे लिपटा लिपटी करते हैं, तब उन्हें हमारे कोई अंदर गंदगी नजर नहीं आती। उस वक्त तो हम उन्हें स्वर्ग की किसी अप्सरा से कम नहीं लगते। कहते कहते तुलसी जोर जोर से हंसने लगी और फिर से धीरे धीरे उसकी हंसी रुलाई में बदल गई। यथार्थ ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और तुलसी की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन तुलसी ने वो रुमाल नहीं लिया और उसका हाथ नीचे करते हुए बोली, कोठों की रातें जितनी जगमगाहट भरी होती है ना, उसके दिन उतने ही अंधेरे भरे और उससे भी कहीं गुना ज्यादा अंधेरा होता है उन औरतों की जिंदगी में जो उन कोठों पर रहती है। रात के उजाले में तो सब लोग वहां आते हैं, लेकिन दिन के अंधेरे में कोई वहां क्यों नहीं आता अर्थ साहब? सबको हमारा जिस्म तो नजर आता है, लेकिन हमारी आत्मा पर लगे हुए जख्म क्यों नहीं नजर आते? क्यों लोग हमें इंसान नहीं समझते? और अगर हम इंसान नहीं तो वो लोग हमारे पास क्यों आते? बोलिए ना अर्थ साहब, जवाब दीजिए मेरी बातों का। यथार्थ ने एक गहरी सांस भरी और अपने पेंट में अपने दोनों हाथ डालते हुए खड़ा हो गया और तुलसी से मुंह फेरते हुए बोला, तुम्हारे सवाल ऐसे हैं तुलसी जिनका जवाब किसी के पास नहीं। तुलसी रोते हुए बोली, इन कोठों पर इतनी जगमगाहट नहीं होती अर्थ साहब अगर समाज के ठेकेदार वहां आकर रोशनी की वजह ना बनते। कोई अपनी पत्नी से परेशान होकर आता तो कोई अपनी प्रेमिका से, कोई अपने गम को भुलाने आता तो कोई अपनी खुशी में। हर किसी को भूख सिर्फ जिस्म की होती थी। किसी के पास इतना वक्त नहीं होता था कि वह हमारे जिस्म के अंदर पल रही आत्मा को देख सके, उस आत्मा पर लगे हुए जख्मों को भी देख सके। फिर वह खुद पर हंसी और बोली, मैं भी कैसी बात कर रही हूँ? अरे आत्मा पर लगे हुए जख्म को तो कोई तब देखता जब जिस्म पर लगे हुए जख्म नजर आते। मर्दों को तो सिर्फ एक ही काम आता है, औरतों का जिस्म देखा और उसे अपनी हवस मिटा डाली। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि औरत का जिस्म कितनी छलनी है और कितना नहीं, उन्हें तो बस अपनी हवस मिटाने से मतलब है। कितनी बार ऐसा होता है कि धंधे का टाइम ना होते हुए भी हमें किसी के साथ बैठना पड़ता है। कभी कोई किसी उम्र का मर्द आता तो कभी किसी उम्र का, लगभग 16 साल से लेकर
70 साल के आदमी कोठे पर आते हैं और अपने जिस्म का आग बुझाकर चले जाते हैं। कुछ मर्द आते हैं और अपनी जिस्म की गर्मी निकालकर ऐसे ही चले जाते हैं, लेकिन कुछ को तो जब तक मार पिटाई न हो तब तक उन्हें इसमें मजा ही नहीं आता। और एक वेश्या यह सब कुछ बर्दाश्त करती है क्योंकि उसे पैसा कमाना होता है। उससे ज्यादा खतरनाक होते हैं आजकल के युवा, जो इंटरनेट पर देखकर नए नए तरीके सीख कर आते हैं और फिर उन्हीं तरीकों को हम जैसों पर आजमाने की कोशिश करते हैं। उनके मन की होती है तो अच्छा, और नहीं होती है तो वह ना मार पिटाई करने से बाज आते हैं और ना ही गाली गलौज से। गाली गलौज तो बहुत छोटी सी बात है, क्योंकि गाली गलौज तो जैसे पुरुषों का जन्मसिद्ध अधिकार है। हम जैसे औरतों से खुश होते हैं तो खुशी में गाली देते हैं, और ना खुश होते हैं तो ना खुशी में। वेश्याओं की कोई अपनी जिंदगी नहीं होती अर्थ साहब। दिन के उजाले में तो उनके लिए कोई जगह ही नहीं है, उनके लिए सिर्फ रात ही बनी है। हम जैसे औरतें अगर कहीं किसी बाजार में चली जाए और वहां पर अगर कोई हमें पहचान ले तो हमें इस तरह से देखा जाता है जैसे हम किसी कीचड़ से भी गए गुजरे हैं। लेकिन कोई इस बात को नहीं सोचता कि हमें ऐसा बनाने वाले भी उन जैसे मर्द है जो आज हम पर उंगलियां उठा रहे हैं। आप कह रहे थे ना, पढ़ लिख कर कुछ अच्छा काम क्यों नहीं करती? तो एक सवाल आपसे पूछती हूँ अर्थ साहब, बताइए, क्या आप नौकरी देंगे एक ऐसी लड़की को जो वेश्या रह चुकी हो? क्या आप काम करना चाहेंगे ऐसी लड़की के साथ? बोलिए ना, चुप क्यों हैं? उसकी बात सुनकर यथार्थ तो सदमे में आ चुका था। अब तक तुलसी ने अपने बारे में जो कुछ भी बताया था, यथार्थ के लिए तो सब भी हजम करना मुश्किल हो रहा था। ऊपर से तुलसी का यह सवाल तो उसे और भी ज्यादा हैरत में डाल चुका था। वो कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे शुरुआत करे। वो बहुत ही असमंजस में था और हैरानी से तुलसी को देखे जा रहा था कि तभी तुलसी दोबारा से बोली, मैं जानती थी कि आप कुछ नहीं बोलेंगे। आप तो क्या, हमारे लिए तो इस समाज में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि कुछ बोलता हो। ना तो हमारे लिए कोई नौकरी है और ना ही कोई काम, क्योंकि अगर हमें नौकरी या काम भी मिल जाए तो लोग हमें सिर्फ और सिर्फ एक अफसर की तरह ही देखेंगे। जो काम वो हमारे कोठे पर आकर रात के अंधेरे में करना चाहते थे, वह दिन के उजाले में करने की तमन्ना जाग जाएगी उनकी। लोग तो वैसे भी इस ताक में बैठे रहते हैं कि कब कोई लड़की उसके ऑफिस में क्या काम करने की जगह पर आए और वो कब उसका फायदा उठाए, और फिर हम तो है ही इस काम के लिए मजबूर, तो क्या कोई हमें वहां छोड़ देगा? यथार्थ उसकी बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि उससे एक और सवाल करते हुए बोला, जब तुम्हें पता है कि कोई तुम्हें नौकरी नहीं देगा और ना ही तुम्हें कोई इज्जतदार काम मिलेगा, तो तुम पढ़ना क्यों चाहती हो तुलसी? तुलसी, अपने माँ बाबा के लिए मैंने उन्हें बहुत दुख दिए हैं। उनकी 15 साल की परवरिश पर मेरा 15 दिन का प्यार भारी पड़ गया, और मैं उन्हें बदनामी और बेइज्जती के नर्क में धकेल कर उनकी इज्जत को सरेआम नीलाम करके चली आई। तो उनकी कुछ सजा तो मुझे मिलनी ही चाहिए थी, जिसे मैं शायद आज तक भुगत रही हूँ। लेकिन मेरे माँ बाबा ने मेरे लिए सिर्फ एक ही सपना देखा था, मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊं और उस गरीबी की जिंदगी से खुद को तो निकालूं, साथ ही उन्हें भी निकालूं। मैं उनके लिए और तो कुछ नहीं कर सकी, कम से कम उनका यह सपना ही पूरा कर सकूं, तो शायद मेरी जिंदगी को कुछ सुकून मिल सके। यथार्थ तुलसी को देखते हुए बोला, तुम अपने माता पिता से कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? अगर तुम उसके पास जाना चाहो तो मैं तुम्हें उसके पास पहुंचा सकता हूँ, तुम्हें उनसे मिलवा सकता हूँ। तुलसी को उसकी आंखों में खुद के लिए बेपनाह फिक्र और अलग ही जज्बात नजर आ रहे थे। यह पहली बार था जब किसी ने उसकी फिक्र जताई थी या किसी ने उसकी खुशी की परवाह की थी। ये देखकर उसे अच्छा भी लग रहा था और उसका मन भी उसकी ओर खींचा जा रहा था, लेकिन वह अपने मन में इस तरह का कोई एहसास जगाने नहीं दे सकती थी। इसलिए उसने यथार्थ की गहरी और नशीली नजरों से अपनी नजरें हटाई और बोली, किस मुंह से जाऊंगी उनके पास? मैं तो उनकी नजरों में खुद ही गिर चुकी हूँ, तो उसकी नजरों में खुद को कैसे खड़ा कर पाऊंगी? मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन उनकी नजरों में अपने लिए नफरत नहीं, इसलिए मैं उनसे दूर ही ठीक हूँ। जिंदगी में अब कुछ बचा ही कहाँ है अर्थ साहब। जीने की तमन्ना तो उसी दिन खत्म हो चुकी थी जिस दिन इस नरक में कदम रखा था। अब तो बस मौत का इंतजार है कि कब जिस्म से जान निकले और यह जिस्म इस नरक की प्रताड़ना से मुक्त हो जाए। यथार्थ, जो अब तक तुलसी की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था, वह तुलसी की बड़ी ही उम्मीद भरी नजरों से देखते हुए बोला, कोई तुम्हें जीते जी इस नरक से निकाल ले तो?
तुलसी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, यह वह हसीन ख्वाब है जिसे देखने तक का अधिकार नहीं है हमें। यथार्थ भी हिम्मत हारने वालों में से नहीं था। ऐसे ही तो लोग उसे बिजनेस किंग नहीं कहते थे। कुछ तो खास बात थी उसमें। वो एक बार फिर से कोशिश करते हुए बोला, अगर कोई तुम्हारे इस ख्वाब को हकीकत कर दे तो। तुलसी को उसकी बातों का मतलब समझ आने लगा था और साथ ही वो उसकी बातों से बेचैन होने लगी थी। वो वहां से खड़े होते हुए सपाट लहजे में बोली, यह नामुमकिन है अर्थ साहब। आज तक ऐसा हुआ ही कहा था कि यथार्थ ने कुछ करने की ठानी हो और वो न कर पाया हो। आज तो मामला उसके दिल की और जिंदगी का था। यथार्थ उसके पास आ गया और उसे अपनी तरफ मोड़ते हुए उसकी आंखों में झांक कर बोला, और अगर इस नामुमकिन को मुमकिन कर दूं तो, अगर मैं तुम्हें अपने दिल की धड़कन बना लूं तो, अगर मैं तुम्हारे नाम अपनी पूरी जिंदगी कर दूं तो, अगर मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल कर लूं तो, अगर मैं तुम्हें तुम्हारे सपनों की उड़ान भरने में तुम्हारी हमसफर बनूं तो, अगर मैं। तुलसी कुछ पल तो हैरानी से उसे देखने लगी और फिर उसकी बात को बीच में काटते हुए बोली, आप अपनी होश में नहीं है अर्थ साहब, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। यथार्थ पूरे आत्मविश्वास से बोला, इस दुनिया में ऐसा कोई नशा नहीं है तुलसी साहिबा कि वो यथार्थ रजावत को होश खोने पर मजबूर कर दे। तुलसी उससे दूर होकर, आप शायद जानते नहीं कि आप क्या कह रहे हैं। हम जैसी औरतें दिल बहलाने के लिए होती है, घर बसाने के लिए नहीं। यथार्थ उसके पास जाकर उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए बोला, मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ और तुमसे किसने कहा कि तुम घर बसाने के लायक नहीं। शायद तुम्हारी नजरों में तुम्हारी कोई कीमत नहीं होगी, लेकिन मेरी नजरों से तुम बेशकीमती हो। तुलसी तिरछा सा मुस्कुराई और बोली, आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं तो फिर आपकी नजरें इतनी खराब कैसे हो सकती है अर्थ साहब। यथार्थ, ऐसा तुम्हें लगता है तुलसी साहिबा, वरना मेरे आसपास के लोगों से एक बार पूछ कर देखो कि मैं जिस पर नजर करता हूँ वो लोग कितने कीमती होते हैं। तुलसी व्यवस्थित होते हुए बोली, आप समझ नहीं रहे हैं अर्थ साहब। यथार्थ भी उसी की तरह बोला, समझ तो तुम नहीं रही हो तुलसी। तुलसी यथार्थ को समझाते समझाते थक गई थी। आज तक तो उसने हमेशा खुद पर हवस भरी और लालची नजरों को ही महसूस किया था, लेकिन आज जब उसके सामने अर्थ की आंखों में उसे बेपनाह प्यार, परवाह, फिक्र, निस्वार्थता, इज्जत नजर आ रही थी, तो भी वह उसे अपना नहीं पा रही थी। उसका तो मन कर रहा था कि भागकर जाए और यथार्थ की बाहों में समा जाए, लेकिन उसकी मजबूरी थी कि वह ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से यथार्थ जैसे अच्छे इंसान की जिंदगी खराब हो जाए। जिस लम्हे का इंतजार हर लड़की को होता है कि कोई अच्छा इंसान उसकी जिंदगी में आए, उसके सामने उसे अपनी जिंदगी में शामिल करने का प्रस्ताव रखे, वह लम्हा आज तुलसी की जिंदगी में आया था। जबकि ऐसे लम्हे का तो उसने तसव्वुर भी करना छोड़ दिया था, लेकिन अब तो तुलसी का उस लम्हे पर कोई हक ही नहीं रह गया। अगर तुलसी की जगह कोई और लड़की होती तो खुशी के मारे फूले नहीं समाती, उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ते, यह जानकर कि यथार्थ जैसा नेक, जहीन, समझदार, हैंडसम और अमीर लड़का उसकी जिंदगी में आना चाहता है। लेकिन तुलसी थी जो अपने कहे पर अडिग थी। वह यथार्थ के सामने एक दीवार बनकर खड़ी थी और अपने फैसले से एक इंच भी दूर नहीं हो रही थी। इस कहानी का आगे का भाग सुनने के लिए कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।